आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान जारी है और पूरे देश से खबरें हमारे पास में आ रही हैं। केरल की 20 सीटों पर मतदान है, वेस्ट बंगाल की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीटों पर मतदान जारी है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेस्ट बंगाल में थे और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बंगाल में ही हुआ है। तो ममता बनर्जी और यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। दार्जिलिंग की सीट पर आज जिस तरीके से मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, यदि भारतीय जनता पार्टी सीट को बचाने में कामयाब रहती है तो ये पहली बार होगा कि वह चौथी बार यहां से जीत हासिल करती है। वैसे कहा जाता है कि जैसे दार्जिलिंग का मौसम है, पल पल रंग बदलता है, ऐसी यह की राजनीति भी रंग बदलती रहती है। तो दार्जिलिंग की राजनीति के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। भाजपा ने पिछली बार की विजेता राजू विस्टा को यहां से दोबारा मैदान में उतार दिया है, लेकिन भगवा पार्टी के ही दोबारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जो एक कोलंबिया के विधायक हैं विष्णु शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए भगवा के ही कोलंबिया के विधायक, तो इससे मुकाबला जो है थोड़ा सा बदल गया है और उनकी राह जो है मुश्किल हो गई है। तो ये सीट का इस वक्त गणित है जहां पर राजू विस्टा के सामने ही कोलंबिया के विधायक विष्णु शर्मा है और जिसकी वजह से उनको एक चुनौती मिल रही है। तो ये एक कांग्रेस के महासचिव और गोरखा नेता विनय तमांग ने जो है अचानक से भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। तो यानी कि उनकी स्थितियां और बदल गई। यानी कि इसीलिए हमने कहा जिस तरीके से यहां से चीजें बदलती हैं, यहां का जो माहौल है वो अपने आप में बदलता रहता है। कब कैसा रंग होगा दार्जिलिंग की सीट का वो अपने आप में दिलचस्प बना हो जाता है। तो राजू विस्टा का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के गोपाल लामा से है। गोपाल लामा जो है टीएमसी के जाने माने नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस जो है इस सीट को कभी भी जीत नहीं सकी है। इस बार सुभाष घिसिंग की ओर से स्थापित गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है भाजपा को समर्थन दे रही है। तो अलग अलग राजनीतिक दल जो है वहां से काम कर रहे हैं जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस जो है कांग्रेस के साथ में है। तो ये पूरा गणित है, किस तरीके से जो है ये काम करेगा इसको थोड़ा देखते हैं। तो सुकांत मजूमदार और विप्लव मिश्रा का आमने सामने का पूरा मुकाबला है। ये है बालूरघाट की सीट जहां से ये पूरा मुकाबला है, यानी कि सुकांत मजूमदार और विप्लव मित्रा। विप्लव मित्रा जो है टीएमसी के दिग्गज नेता हैं और उनका सामना कर रहे हैं सुकांत मजूमदार। तो सुकांत मजूमदार की दावेदारी कितनी मजबूत है और विप्लव मित्रा किस तरीके से उनका चुनौती दे रहे हैं, या कौन जीतेगा कौन हारेगा, या टीएमसी फिर से बाजी मार ले जाएगी, ये जो है पता चलेगा। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कलकत्ता से ज्योतिदा जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी सर्वरी मुखर्जी। सर्वरी मुखर्जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नेशनल कन्वीनर है वेस्ट बंगाल से। दोनों हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या होने जा रहा है बालूरघाट की सीट पर, दार्जिलिंग की सीट पर, रायगंज की सीट पर। सबसे इंपॉर्टेंट है बालूरघाट की सीट जहां पर सुकांत मजूमदार और टीएमसी से विप्लव मित्रा हैं। वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग की सीट पर राजू विस्टा के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इस बार जो है राजू को टिकट दिया है और वैसे कहा जा रहा था आखिरी समय तक यहां पर जो है हर्षवर्धन श्रृंगला के नाम पर चर्चा की जा रही थी। फिलहाल सुकांत मजूमदार सबसे चर्चित नाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वेस्ट बंगाल से, जिनके सामने खड़े हैं विप्लव मित्रा। ज्योतिदा हमसे जुड़ेंगे पूरी जानकारी के लिए और मेरे सहयोगी के रूप में अदिति विश्वकर्मा मौजूद रहेंगी। तो विष्णु शर्मा की इस सीट पर जिस हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की सीट के बारे में, दार्जिलिंग की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है और बालूरघाट की सीट, दार्जिलिंग की सीट पे जो है यदि बीजेपी जीत कर आती है तो चौथी बार जो है कमल खिलेगा
और यदि वहीं सुकांत मजूमदार बालूरघाट की सीट को जीतने में कामयाब होते हैं तो टीएमसी के लिए करारा झटका होगा, क्योंकि टीएमसी ने अपने दिग्गज नेता और मंत्री विप्लव मित्रा को उतारा है, जिससे कि बालूरघाट की सीट को बचाया जा सके। दार्जिलिंग की सीट के बारे में यदि राजू बिष्टा के बारे में बात करें तो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े राजू के पक्ष में। 2014 के चुनाव में यहां से भाजपा 1.97 लाख वोटों से जीती थी, यानी लगभग 2 लाख वोटों से जीती थी। 2019 में अंतर बढ़कर जो है 4,13,000 वोटों तक पहुंच गया, यानी उससे मिलने वाले वोट जो है 42.73% बढ़ गए। तो ये वोटों का अंतर जो बढ़ता चला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है टीएमसी के लिए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस जो है बहुत ही कम वोटों से संतोष कर रही है या इस सीट के ऊपर, जिसका आंकड़ा है लगभग 26.56%। तो टीएमसी के लिए चुनौतियां हैं यहां पर। राजू बिष्टा के सामने है टीएमसी से गोपाल लामा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी से सर्वरी मुखर्जी, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नेशनल कन्वीनर हैं और हमारे संवाददाता ज्योतिदा पूरी जानकारी देंगे जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, किस तरह का मतदान हो रहा है, किस तरह के लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट किया है। ममता बनर्जी ने आज के मतदान को लेकर या आज के चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को लेकर क्या कहा है, और प्रधानमंत्री जो वेस्ट बंगाल में थे आज, उनके भाषण से क्या असर पड़ेगा आज के मतदान के ऊपर, सारी जानकारी हम लेंगे ज्योतिदा से। गोपाल लामा टीएमसी से है राजू बिष्टा के सामने, तृणमूल के कांग्रेस के हैं गोपाल लामा, टीएमसी के अच्छे नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। राजू बिष्टा जो है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और दोबारा मैदान में उतारा है राजू बिष्टा को। तो जमीनी हकीकत क्या है इस वक्त? छुटपुट की जो वारदातों की घटनाएं वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में ही हो रही है। पहले फेज 19 अप्रैल को भी सबसे ज्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी, और 26 अप्रैल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वेस्ट बंगाल में ही हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार वोटिंग के मामले में सुस्त चल रहे हैं, वहीं वेस्ट बंगाल और साउथ जो है वोटिंग के मामले में अव्वल चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। यदि ये आंकड़ों को हम समझें और जानने की कोशिश करें तो उसकी जड़ में जाएं तो समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या वजह है कि वेस्ट बंगाल या साउथ केरल तमिलनाडु की तरफ से सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा असम की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है, लेकिन वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश मतदान के मामले में फिसड्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुस्त चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। यह किसके फेवर में जाता है? भारतीय जनता पार्टी को इससे सीधा फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है? जैसे कहा जाता है यदि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो सत्ताधारी पार्टी को जो है नुकसान होता है, यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी फायदे में जाती है या नुकसान में जाती है, इसका आकलन राजनीतिक विश्लेषण या चुनावी पंडित कर रहे हैं। वहीं यदि वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, त्रिपुरा के अंदर यदि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, तमिलनाडु के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रिकॉर्ड किया गया है, केरल के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये किसके फेवर में है? भारतीय जनता पार्टी के पास में यहां पर पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए, डीएमके के लिए, नद्रुमक के लिए खोने के लिए सब कुछ है। तो क्या फायदा होगा, इसी पर बातचीत करेंगे। जैसे ही हमारे रिपोर्टर ज्योतिदा हमसे जुड़ते हैं, सीधी बातचीत करते हैं, समझते हैं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है, आज पदाधिकारियों ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सर्वरी मुखर्जी। ये सीधी रिपोर्ट, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। कार्यकर्ताओं के साथ सुरक्षा कर्मियों की झड़प जो सीधी आपको दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उग्रता देखने के लिए मिल रही है, आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है अपने अपने कैंडिडेट को जिताने को लेकर। वेस्ट बंगाल का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि
ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चुनावी भाषण दिए, उसने वेस्ट बंगाल के चुनाव को काफी गरमा दिया है। यूसीसी और एनआरसी और को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी का स्टैंड है, उससे यह चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिरकार वेस्ट बंगाल की जनता किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए जा रही है। सीएए को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो लागू नहीं होने देंगी। ऐसे में वेस्ट बंगाल का चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करेगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के अंदर थे और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बंगाल में ही हुआ है। राजू मिश्रा जो गोपाल लामा से सीधा मुकाबला कर रहे हैं, गोपाल लामा टीएमसी के नेता हैं। छिटपुट वारदातों की घटनाओं के बावजूद भी वेस्ट बंगाल के अंदर मतदान बहुत तेजी से चल रहा है। सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां मौजूद है। यह है दूसरे चरण के दिग्गज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज दूसरा चरण है, 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल के दिन मतदान बहुत तेजी के साथ वेस्ट बंगाल में हो रहा है। असम, त्रिपुरा की सीटों पर मतदान चल रहा है। जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, लोगों में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। केरल की 20 सीटों पर मतदान है, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान है, मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर मतदान है। यानी कि सेकंड चरण में सिर्फ 88 सीटों पर मतदान है। वैसे 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन एक कैंडिडेट की डेथ की वजह से यह 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेरे साथ में न्यूज रूम से सीधे जुड़ी हुई है अदिति विश्वकर्मा। अदिति, यदि इस चुनाव के बारे में बातचीत की जाए, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर मतदान हो रहा है, आपको क्या लगता है यह किसके फेवर में जा रहा है? चलिए सीधी बात करते हैं, ज्योतिदा से सीधी बात करते हैं। ज्योतिदा हमारे साथ जुड़ गए हैं वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से। ज्योतिदा, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है, मतदान बहुत तेजी से हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल से ही देखने के लिए मिल रही है। क्या इस वक्त की रिपोर्ट है आपके पास में? देखिए, वो आज सुबह से वो जी रायगंज, दार्जिलिंग और बालूरघाट के लिए आज मतदान हो रहा है बंगाल में। और सुबह से तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो वोट देने को लाइन लगा हुआ है जी। तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है अब तक 68% जी। तब बिल्कुल 68% का जो आंकड़ा है, जो लगभग इसके आसपास है, इससे और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। लगभग जो है 75 के आसपास, 74 के आसपास जाएगा। शाम के 5:15 बज चुके हैं और अभी 45 मिनट और बाकी हैं। तो ऐसे में ये मतदान जो है 6 बजे तक जो भी अंदर चला जाएगा वो वोट डालेगा, चाहे पर मतदान जो है शाम के 7 बजे तक चले। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कितने परसेंट तक ये जा सकता है? देखिए, वो अगला चरण जो फर्स्ट फेज में वो हुआ था, और उसमें 9.2 को मतदान हुआ था जी। आज जैसे चल रहा है जी, मतदान जैसे चल रहा है, उसी से वो जो परसेंटेज है वो भी रहेगा जी। बिल्कुल। तो यदि ये जो परसेंटेज है, ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है, किसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये ममता बनर्जी के पक्ष में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को आप यहां पर एज मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो जो है एक चौंकाएगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वो जो 3 सीटों में इलेक्शन हो रहा है, वो तो बीजेपी का सीट है, इसलिए ऐसा हो सकता है क्या वो बीजेपी पक्ष में जा सकता है। लेकिन सीधे से मतदान करने को थोड़ा टेक्निकली दिए थे टीएमसी कार्यकर्ताओं, बीजेपी को साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं का हाथाहाथी भी हुआ है। एक बूथ में डॉक्टर सुकांत मजुमदार
जो स्टेट सेक्रेटरी है उनको साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं को साथ बचता हुआ है, धक्का दिया है। तो उसका वो बूथ में जो पुलिस था उसके साथ भी टीएमसी कार्यकर्ता को धक्का धक्की हुआ है। जी, यदि हम दार्जिलिंग की बात करें तो जिस तरीके से राजू बिस्टा की स्थिति है वहां पर, क्या लगता है आपको? देखिए, राजू बिस्टा जो है वो तो पहले चरण का जो वोट हुआ था उससे भी ज्यादा इधर वोट मिल रहा है। और क्या क्या ऐसा है जे जब भी बंगाल में इलेक्शन डेट होता है वो थोड़ा हंगामा होता है, जख्म भी होता है। ऐसा होता है जो वो अपोजिशन और जो रूलिंग जो पार्टी है उसका भी वो जो समर्थक है उसका भी जख्म भी हो सके। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है जो वो थोड़ा इधर उधर गंडगोल होता है, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं हुआ है इस सेकंड फेज में। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शर्वरी मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शर्वरी मुखर्जी समझते हैं किस तरीके से उस चुनाव को देख रही हैं और कितनी उत्साहित हमें दिखाई देती हैं। शर्वरी मुखर्जी, जिस तरीके से दार्जिलिंग और बालूरघाट और रायगंज की सीटों पर मुकाबला चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, कैसे देखती हैं आप? आपके लिए खुशखबरी है या फिर चिंता की बात है? चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो पहले 19 तारीख को जो 3 वोट हुआ है हमारा, और इस बार जो 3 वोट, ये 6 में से 6 ही भाजपा को मिलने वाला है। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और हमारे जो प्रदेश का अध्यक्ष जी बालूरघाट से जो लड़ाई कर रही है, आज तृणमूल का जो हालत हम लोगों ने देखे हैं, आज सारे दिन हम कोई ना कोई चैनल में थे तो हम देखे हैं, तो तृणमूल के लोग जैसे अपना होश खो बैठे हैं, जैसे वो लोग बर्ताव कर रहे हैं, उसमें से एकदम साफ पता चल रहा है कि अपने आप पे ऊपर वो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन लोग को पता चल गया कि जैसे पिछले बार हुआ था बालूरघाट, इस बार भी बालूरघाट 5.5 लाख के ऊपर बालूरघाट से हमारे अध्यक्ष जी जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। और रहा कि दार्जिलिंग में कोई तृणमूल वाले या अलग जो पार्टी है, सारे दिन में बंगाल में जो चर्चा सुन रहे थे कि कोई कह रहे थे कि जात पात के हिसाब से दार्जिलिंग को लेके, लेकिन हम आपको कहते हैं दार्जिलिंग वाले जैसे पिछले बार 19 के लोकसभा में राजू बिस्ट जी के ऊपर भरोसा रखे थे, इस बार भी पूरा भरोसा रखेंगे, क्योंकि लोकसभा में एक फिक्स सरकार चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से राजू बिस्ट जी के ऊपर सबका भरोसा है, सबका भरोसा थे और आगे भी रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी जो बालूरघाट में जो काम उन्होंने किया है, जो MP लैड के रुपये से उन्होंने कितने स्कूल को डेवलप किया है, कितना क्लब को, कितना ऑडिटोरियम को डेवलप किया है, और सबसे बड़ी जो बात वो है बालूरघाट में या पूरी साउथ दिनाजपुर में आम लोगों की जो तकलीफ थे कि कोई कलकत्ता कोई बीमार पेशेंट को लेके अगर आने वाला था तो उसका सोच में पड़ जाती कि हम कैसे जाए, क्योंकि बात से छोड़ के और कुछ आने जाने का व्यवस्था नहीं थे। लेकिन हमारे संसद जी अपने 5 साल के जो टाइम मिले रहे उसमें उन्होंने 11,900 करोड़ रुपया अपने रेल दफ्तर से लिए, और वहां से बालूरघाट से कलकत्ता 7 घंटा में ट्रेन अब आ जा रही है। तो इसमें पूरा जो आम पब्लिक है बालूरघाट या दक्षिण दिनाजपुर का, वो सारे लोग छप्पर फर के वोट देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है पूर्वी भारत में एक अहम भूमिका निभा सकती है पश्चिम बंगाल, और 50,000 रुपया इन्वेस्ट हो सकती है अगर फिर अगले 5 साल के लिए हमारे स्वतंत्र दास उसमें अपना भागीदारी ले
और दोबारा संसद बने तो ये पूरी पूर्व भारत का एक हिस्सा बन सकता है जी। तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अध्यक्ष जी जो काम किए हैं, उन्होंने जो हमारे हम देखे हैं कि उन्होंने बेस्ट संसद के अवार्ड मिले हैं, तो वो सिर्फ संसद भवन पे बातें करने के लिए, वक्तव्य देने के लिए नहीं मिले, काम करने के लिए भी, अपने संसद क्षेत्र के बारे में बात उठाने के लिए भी और आम जनता के सुख दुख के हिस्सा बनने के लिए भी उन्होंने जो काम किया, इसी के नैतिकता में हमारे संसद जी को, हमारे अध्यक्ष जी को दोबारा संसद चुना जाएगा। और रहा रायगंज का, रायगंज में जो जैसे तरीके से वोट हो रहा है, हमारे जो प्रार्थी वहाँ पे है, पिछले भी हमारे वहाँ जीती हुई सीट थी हमारे, तो वहाँ से देवश्री दी को साउथ कलकत्ता में लिया गया और कार्तिक दास जो हमारे नए प्रार्थी बने हैं, वो जैसे काम कर रहे हैं और लोगों को जैसे चित्र हम सारे दिन पे आज देखे हैं, तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि ये तीनों के तीनों सीट, मतलब ये 6 की 6 भाजपा को मिलने वाला है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और मोदी जी ने आज आके जो बात कह दिए हैं बंगाल में, उसमें एक अलग से वोकल टॉनिक मिला है। नहीं, जिस तरीके से मोदी जी ने आज कहा है सरबरी, जिस तरीके से आज मोदी जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बंगाल में ही हुआ है, इसका क्या पॉलिटिकल मायने हैं? नहीं, देखिए विषय ये है कि मोदी जी ने हमारे यहाँ बेलूर मठ में आए थे संन्यास लेने के लिए जी। ये बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये लोग मोदी जी को सिर्फ राजनीति की प्रेक्षापट से सोचते हैं, लेकिन मोदी जी का जो आध्यात्मिक जो एक स्तर है, जो आध्यात्मिक जो एक अनुभव है, उसके वजह से जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मोदी जी ने बेलूर मठ में आए थे कि अपने आप को समर्पित करने के लिए, ताकि वो संन्यास ले सके। लेकिन उस टाइम बेलूर मठ का जो स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने उनको कहा कि नहीं, सन्यासी नहीं, आपको राजर्षि बनना है, आप ऐसे राजा बनेंगे, जो बनेंगे तो राजा, लेकिन आपका हाव भाव रहेगा ऋषि की तरह। तो इसीलिए मोदी जी बोलेंगे ही कि हमारे जन्म शायद बंगाल में हो, ऐसे बोलेंगे ही। इसके मतलब, इसके जो अनुभव है, इसके जो एक अनहोनी जो बातें हैं, ये तृणमूल वाले के सोच में ही नहीं आएगा। ये तृणमूल वाले जो पैसा कमाना, देना लेना, इसके राजनीति करते हैं। और आज आपको पता है कि आज संदेश खाली में संदेश खाली में तृणमूल की नेता के घर से जमीन तोड़ के बंदूक मिला, बम मिला, और जो बंदूक मिला वो सिर्फ हमारे लोकल बंदूक नहीं, पर मतलब एकदम जैसे जो बंदूक से बाहर वाले काम करते हैं, विदेशी जैसे लोग यूज करते हैं, वैसा बंदूक मिला। तो हालत क्या है बंगाल की। और आज ममता बनर्जी ने पिंगला सभा में क्या बात की, ममता बनर्जी ने बोला संदेश खाली में हमारे माँ बहने सब अच्छे हैं, हम तो जानते नहीं थे इन लोगों के बारे में, हम खबर में सुना, सब ठीक कर दिए। तो संदेश खाली की माँ बहने कहने लगे कि दीदी आप नहीं जानते हो हम लोग कैसे हैं, हम लोग ऐसे हैं कि हम एक घर की औरत होने के नाते हमारे परिचय है कि हम तृणमूल वाले नेता के रक्षिता बन गए जी। तो ऐसा हमारा परिचय बन गए, लेकिन आप नहीं जानते हो, आप जानते हो कि हम लोग अच्छे हैं। तो बंगाल की स्थिति ऐसे है, तृणमूल एकदम ऐसे हालत में है कि उन लोगों का टेम्परेचर, जैसे बंगाल की तापमात्रा बढ़ रहे हैं, वैसे तृणमूल का होश भी खोने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है अजीब सा सीट मिलेगा भाजपा को। और बंगाल के बाहर भी, देश में भी जो मोदी जी ने नारा लगाए इस बार 400 पार, हम लोग वही देखेंगे। और हम लोग निश्चित है कि मोदी जी अगली बार बहुमत से, पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से वो अपने संसद भवन में प्रवेश करेंगे और अपने शपथ लेंगे, और पूरे विश्व को हम दिखाएंगे कि भारत को विश्व गुरु के
स्थान पे मोदी जी बैठाने के लिए जो बात उन्होंने कहा वो बात वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है, लेकिन फिर भी दार्जिलिंग की सीट पर निगाहें बनी रहेंगी। जिस तरह से चुनावी पंडित कह रहे हैं शर्बरी कि दार्जिलिंग की सीट फंसी हुई है, यहाँ पर गोपाल लामा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम किया नहीं है और गोरखालैंड की जो मांग है वो जो है आपको नुकसान पहुंचाएगी यहाँ पर दार्जिलिंग में। देखिए ये बात ना ये तृणमूल वाले इससे पहले कोई भी आप जब भी चुनावी मुद्दा आते हैं ये लोग बातें करते हैं। जैसे कि देखिए 34 साल लेफ्ट ने सुभाष घिसिंग को लेके यही राजनीति किए थे जी। और वोट से पहले उनको वो जो हिल काउंसिल बना के पैसा भेज दिया जाता था और सुभाष घिसिंग ने देश के बाहर चले जाते थे, वहाँ घूमते फिरते मौज मस्ती करके आते थे, यहाँ बस उन लोगों का बनी बनाई होता था। तो ये भी ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही किया। वो जीटीए जो बनाए, देखिए अभी आए हैं, आप लोग भी जाने हैं जरूर कि जीटीए की नियोग को लेके सीबीआई तदंत होने वाला है जी। ठीक है, तो ये जो गोपाल जी ने क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने यकीन से कह रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके यकीन से हम कह रहे हैं, जैसे पिछले बार राजू बिष्ट जी ने जैसे जीते थे, इस बार 2024 में भी दार्जिलिंग हमारे ही रहेंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए। ज्योतिदा हमसे जुड़े हुए। ज्योतिदा, जिस तरीके से अभी शर्बरी कह रही है मुखर्जी कि पूरी 6 की 6 यानी कि पिछले फेज की और इस फेज की दोनों सीटों को मिलाकर वो जीतने जा रही हैं। पॉलिटिशियन है, एक कॉन्फिडेंस होता है और हर नेता ऐसे ही कहता है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि दार्जिलिंग की सीट फंसी हुई है? गोपाल लामा जो कह रहे हैं गोरखालैंड वाला मामला और सुभाष घिसिंग की जो बात हो रही है, क्या ये असर डालेगा? और दूसरा सवाल जो है मेरा इसके बाद कि बिप्लब मित्रा यदि हार जाते हैं सुकांत मजूमदार से बेलूर घाट से, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हाँ, देखिए वो जो दार्जिलिंग का बारे में जो बोल रहे थे शर्बरी मुखर्जी ने, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो बोलेगा ही जो बीजेपी जीतेगा, बालूर घाट में जीतेगा, वो 42 में 42 ही जीतेगा जी। लेकिन बात अलग है थोड़ा जी, क्योंकि वो राजू बिस्ता को लेके वहां का जो बीजेपी समर्थक वाले हैं और वो कार्यकर्ता है उसे खुश नहीं है जी, क्योंकि वहां का जो बीजेपी कार्यकर्ता का बात ऐसा है जो राजू बिस्ता इधर नहीं आते हैं। जब भी उसको कोई प्रोग्राम में बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया है। इसलिए इस बार एक वो श्रृंखला बोल के एक बीजेपी का ये है और उनका टिकट पाने के एक बात था, लेकिन राजू बिस्ता कोई टिकट मिला है तो सब मिलके ऐसा होता है। राजू बिस्ता का जो रास्ता है वो मसृण है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो लामा जो बोल रहा है वहां का आदमी है, लामा वहां का आदमी है और वो बोल रहा है ये गोरखालैंड का जो मांग है वो अभी तक बीजेपी ने पहले से ही बोल रहा है जो गोरखालैंड होगा और आपको साथ बात करेगा, आपको जो मांग है वो हम लोग ये से देखेंगे। लेकिन आज तक कुछ भी गोरखालैंड के लिए कोई बात भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए वो राजू बिस्ता का इस बार ऐसा नहीं है जो वो सहज में वो जीतेगा। नहीं, एक कड़ी चुनौती है, ये मानते हैं। चौथी बार जो है राजू बीजेपी यहाँ पे जो कमल जो है खिलाने में थोड़ी दिक्कत होगी चौथी बार में ना, क्योंकि 3 बार से तो बीजेपी के पास में ये सीट रही है और टीएमसी अगर इस बार इसको जीत जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बीजेपी की एक सीट वो छीन लेगी यहाँ से। जी शर्बरी, जिस तरह से ज्योतिदा बता रहे हैं, देखिए मुकाबला तो टफ है यहाँ पर आपका। देखिए एनालिसिस जो है वो तो कहेंगे ही, ठीक है, लेकिन ये बात यह है कि जैसे ज्योति दादा ने कहा
कि राजू बिष्ट को ही टिकट मिला। ये तय करता है एकदम हमारे जो इलेक्शन कमेटी का मेंबर होते हैं, उसमें मोदी जी है, उसमें हमारे जेपी नड्डा जी है, उसमें हमारे अमित शाह जी है, जिसको पूरी भारत को छोड़िए बाहर, भारत के बाहर भी उनको चाणक्य माना जाता है। तो वही लोग डिसाइड करता है कि कौन प्रार्थी बनेंगे, और पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद जी। तो अगर कुछ भी 1% भी ऐसा सोच था कि राजू बिष्ट जी को देने से सीट खो सकते हैं, तो हमें यकीन है कि ये सिद्धांत कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि राजू बिष्ट चाहे तो वो खुद अपने आप को तो नॉमिनेट नहीं कर सकते। ये तो तय किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, तो सीट खोने के लिए केंद्रीय नेतृत्व तो ये नहीं करेंगे ना, तो सीट को एक सीट भी गवा नहीं चाहेंगे। तो 42 से 42 हम दवा भी नहीं कर रहा है कि 42 से 42 मिले, लेकिन 22 से 25 सीट तो बंगाल में मिलेगा ही। ये तो ज्योतिदास को हम लोग बुलाएंगे, और 4 जून हम लोग जब होली खेलेंगे, गेरुआ रंग से हम लोग होली खेलेंगे, तब ज्योति दादा को ज्यादा लड्डू खिलाएंगे हम लोग। नहीं, और सरबड़ी जी आपका हमारा एक बात आप कितने सीट बंगाल से आप कितने सीट लेंगे? 22 से 25 तो होगा ही दादा, 22 तो होगा ही। अगर जरा फ्लोट हो जाए क्यों अमित शाह जी आप आके यहाँ बोला था 35, नहीं, आप बोल रहा है वो 22 से 25। बंगाल के दादा, बंगाल में ममता बनर्जी ने जो हालत बना के रखा बंगाल में, तो बंगाल के लोग बस मोदी जी के ऊपर भरोसा है, मोदी जी का गारंटी। हाँ, तो मोदी जी शर्बड़ी जी आप मोदी का ऊपर भरोसा है, दीदी का ऊपर भरोसा नहीं है, वो ठीक है, आपका बात हम मान लिया। तो आप क्यों बोल रहा है 22 से 25, क्यों 35 नहीं है, 35 से 37 नहीं है? नहीं, देखिए हम ग्राउंड में राजनीति करते हैं दादा। हम ठंडा घर में एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि एसी रूम में बैठे, एसी गाड़ी में घूमे और बता दिए। हम ग्राउंड में राजनीति करते हैं। तो इसी के माने तहत हमने जो सिचुएशन देखा है दक्षिण बंगाल का, मेनली दक्षिण बंगाल का, हमने जो देखे हैं उसके वजह से हम कह रहे हैं कि हमको लगता है 22 से 25 हमको मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर एक फ्लोट आता है ना, जब फ्लड आता है दादा, सुनामी जब आता है, तब कोई हिसाब नहीं रहता है। तो मोदी जी के भरोसा के ऊपर बंगाल के लोग जैसे विश्वास करते हैं, और उनके सामने ममता बनर्जी जो हालत बना के रख दी है पूरी बंगाल में, ये जो देखिए, ये 2016 से जो पैनल रद्द किया गया एसएससी का, तो देखिए पूरी से पूरी ये बातिल हो गया है, क्योंकि ये साफ जाहिर हो गया कि गांव में दुकान बैठा था, दुकान खुले थे तृणमूल ने जी। और आज हम एक चैनल में थे जहां पे हमारे विष्णुपुर के सांसद दादा ने, सौमित्र दा ने, जो पिछले बार भी जीती हुई सांसद है, उन्होंने कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी और उनके भाई आकाश बनर्जी, ये दोनों ने कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कौवा के मांस नहीं खाते, लेकिन ये तृणमूल वाले अपने मांस खाते हैं। तो आज सौमित्र दा ने बता रहे थे कि कैसे अभिषेक और आकाश बनर्जी, ये 2 बनर्जी मिलके कैसे तृणमूल के जो नीचे तक जी। शर्बड़ी जी एक बात, डायमंड हार्बर ने अभिषेक बनर्जी टीएमसी का कैंडिडेट है। हाँ है, ठीक है। तो अब वहां से बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इतना हल्का कैंडिडेट क्यों है, आप बोल सकते हैं क्या? ना देखिए, ये हल्का, ये भारी, ये तय किस मुद्दे से किया जाता है। अभिषेक बनर्जी एक चोर है, तो क्या वो भारी है? पूरे बंगाल जानते नहीं, बात हमारा बात वो कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, वो बात हमारा नहीं है। आप बोल रहा है 22 से 25 सीट मिलेगा, लेकिन अमित शाह ने तो बोला है 35 सीट मिलेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, अमित जी को पूरे देश चाणक्य को मानते हैं, हम तो उन जैसा मेधा हमारे पास नहीं है, तो वो शायद और देख नहीं पा रहे, वो सुनामी को अंदाज लगा सकते हैं जो हम अंदाज नहीं लगा पाए।
पाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ, मुझे जहाँ से दिख रहा है और उनको जहाँ से दिख रहा है, ये दोनों में फर्क है। और रहा सवाल डायमंड हार्बर का, जो बात आपने की, तो देखिए तृणमूल ने जिसको खड़ा किया डायमंड हार्बर में, पूरे बंगाल उसको चोर नाम से जानते हैं, चोर अभिषेक बनर्जी। और जो हमारे प्रार्थी है अभिजीत दास, वो पार्टी का एकदम पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, 2 बार का प्रार्थी थे, 2 बार जिला सभापति थे, अध्यक्ष थे, और जो 2 बार उन्होंने प्रार्थी थे, 2 बार ही हमारे वोट बढ़े हैं, वोट घटा नहीं है। तो जो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता को, जिससे अभिजीत दास को डायमंड हार्बर में पूरी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के नाम से जानते हैं, क्या उनको इन जैसे कैंडिडेट को प्रार्थी बनाना क्या गलत है? सर्वरी दी कार्यकर्ता को बंगाल सीपीएम बोल रहा है ये दीदी और मोदी का गठबंधन है, इसलिए डायमंड हार्बर में दादा हम सीपीएम से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका एक नाम दिया गया है। यहाँ का हमारे जो बंगाल के जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु दादा ने सीपीएम को एक नाम दिया है, वोट कटुआ। वोट कटुआ, जो वोट कटते हैं, वोट कटने के लिए बैठे हैं, उसका कोई तो जादवपुर में आपको सीट मिलेगा। वोट ठीक है, वोट काटुआ आप, ठीक है, वो शुभेंदु अधिकारी ने बोला है वोट काटुआ, ठीक है, जादवपुर में आपको आप जीतेगा। देखिए कहाँ हम जीतेंगे कहाँ नहीं जीतेंगे, इसके तो रिपोर्ट हमको 14 जून को देखने को मिलेगा। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है कि कह दे कि हाँ जादवपुर जीतेंगे और दक्षिण कोलकाता नहीं जीतेंगे या डायमंड हार्बर नहीं जीतेंगे, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो ऐसे नहीं बोला जाता। लेकिन हम आपको कह रहे हैं, ये वोट कटुआ के बात पर यकीन मत कीजिए। ये लोग क्या करते हैं, तृणमूल के साथ इन लोगों का एक अनजान रिश्ता है, तो ये रिश्ता को निभाने के लिए ये लोग निर्वाचन से पहले एक अलग सा सिद्धांत लेते हैं कि तृणमूल का वोट बढ़ाने के लिए भाजपा के वोट काट देंगे। ऐसे वोट कटुआ के ऊपर विश्वास मत कीजिए, और बंगाल के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। बंगाल के लोग जानते हैं ये सीपीएम वाले को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए रिजेक्ट किया है। स्टेट जी, और स्टेट जो कमिटी है आपका, आप मेंबर है, तो उस बीजेपी स्टेट कमेटी मेंबर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कमेटी है उनको कन्वेनर आप बोल रहा है बीजेपी 22 से 25 मिलेगा। जी दादा, जी दादा, चलिए ठीक है, 22 से 25 मिलेगा, देखते हैं 22 से। लेकिन होम मिनिस्टर ने यहाँ आके बोल गया, लास्ट दिन जो रैली हुआ है और मीटिंग हुआ है उसमें भी बोला है 35 सीट से जीतेगा। आप दोबारा दोहराना चाहते हैं तो हम दोबारा एक ही जवाब देंगे कि जो स्वराष्ट्र मंत्री के बारे में जो बात कह रहे हैं या अमित शाह जी के बारे में, वो चाणक्य है दादा, वो जहां से देख रहे हैं हम वहां से देख ही नहीं पाएंगे। हमारे इतना हिम्मत ही नहीं, हमारे ऊपर क्षमता नहीं है कि हम उन जैसे आंखों को लेके देखें। वो देख सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, वो सुनामी को देख सकते हैं दादा कि ये फ्लड आएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल ये है कि बीजेपी जो है वेस्ट बंगाल में चौंकाएगी। 3 सीटों में वोट हो रहा है, ये तीनों सीट आपको मिलेगा। जी दादा, 6 से 6 दादा, उत्तर बंगाल की 6 से 6 ही मिलेगा। अगले 19 तारीख को भी 3 से 3, आज के 3 से 3। चलिए ठीक है, 6 के 6 सीटें आपको मिलने जा रही हैं। चलिए ज्योतिदा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है इनके अंदर, होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से दार्जिलिंग से इनके पार्टी के नेता जो है कॉम्प्लीकॉम के विधायक जो हैं विष्णु शर्मा, वो निर्दलीय खड़े हो गए, तो वोट तो कटेगा, फर्क तो पड़ेगा। और राजू बिष्टा के लिए चुनौतियां तो हैं वहां पर। गोपाल नामा जिस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की बात करें या चाय बागान की बात करें, गोरखालैंड की बात करें, यदि इसके बावजूद भी ये जीत कर आते हैं राजू बिष्टा, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। फिलहाल सुकांत मजूमदार जो बालूरघाट से चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष हैं तो वो उनका भी जो है पता चलेगा।
लेकिन इतना जरूर है, यदि टीएमसी के बिप्लब मित्रा हार जाते हैं ज्योतिदा, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? क्या करेंगे इस उम्र में अब वो बिप्लब मित्रा अगर हार जाते हैं तो? वो तो क्यों नहीं, वो तो मिनिस्टर है, वो तो एमएलए है, वो ऐसा ही चलेगा। हाल को कोई खराब नहीं होगा। जी दादा, मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि देखिए, जैसे बिप्लब मित्रों ने ना तृणमूल का थे तो वहां पे टिकट नहीं मिला, अर्पिता घोष को टिकट मिला तो गुस्सा करके हमारे यहाँ चले आए, और इस बार जो उनको लगा कि सुगंधु मुजुमदार ने जीत गया, फिर उनको विधानसभा का टिकट तृणमूल ने ऑफर कर लिए, फिर वो चले गए। तो ये जो आने जाने वाले लोग हैं ना दादा, उसके ऊपर आम जनता विश्वास नहीं करते हैं। तो हम तो सरबड़ी दी जी, सरबड़ी दी एक बात जी, हाँ। जी। तो अर्जुन सिंह टिकट मिला नहीं, इसलिए वो बीजेपी गया है, बीजेपी से वो जीता है, जीतने का बाद वो टीएमसी ने आया है, टीएमसी से एक बार बीजेपी ने गया है। तो आप उसके बारे में ऐसा बोलता था, अर्जुन सिंह के बारे में क्या बोलेगा? नहीं, हमको ऐसा लगता है, देखिए अर्जुन सिंह जी ने जब हमारे संसद हुआ था तब तृणमूल ने उनके साथ जो किया था वो पूरे बंगाल के लोगों को पता है। उनके सारे काम को रद्द कर दिए थे। उनके काम के दौरान जितने लोग, बहुत सारे लोग उनके डिफरेंट काम में जुड़े हुए सारे लोग को पेट में लात मार दिए थे तृणमूल ने। उनको ऐसे मजबूर किया था ताकि वो पार्टी छोड़ दे, मजबूर किया था। तो जब उन्होंने ये सिद्धांत लिए थे तब माननीय मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि वो बैरकपुर के ही सांसद बनेंगे। ये कमिटमेंट लेके अर्जुन सिंह ने ये सिद्धांत लिया हुआ था, लेकिन फिर भी एक गद्दारी किया गया उनके साथ। तो देखिए, बैरकपुर वाले अगर अर्जुन सिंह के ऊपर भरोसा रखे तो पता चलेगा कि अर्जुन सिंह अपने निजी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, वो और बड़ा कैनवस के बारे में सोचा, तो ये सिद्धांत लिए। लेकिन अगर वो बैरकपुर से हार जाए तब पता लगेगा कि ऐसे जो ये सिद्धांत लेने वाले जो गलत सिद्धांत लेते हैं उनको कोई भरोसा नहीं करते, हम पब्लिक का भरोसा नहीं जीत पाते। तो ये अगर अर्जुन सिंह ने जीत लिया है ना बैरकपुर, बिल्कुल चलिए, तब पता चलेगा कि निजी स्वार्थ नहीं। जी शर्वरी मुखर्जी, जिस तरीके से आपको 6 की 6 सीटें जीतने का पूरा भरोसा है कि पहले फेज और दूसरे फेज की दोनों 6 सीटों पर आपका कब्जा होगा, ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल 22 से 25 सीटें आप जो है जीतने का दावा कर रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि आपके पास कितनी सीटें हैं, या 25 से भी ज्यादा हो सकती हैं या फिर 22 से भी नीचे आप रह जाते हैं। फिलहाल यह है कि वेस्ट बंगाल में जो चुनावी पंडित हैं और हमारे जो ज्योतिदा हैं वो सब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी, इस बार बढ़त हासिल करेगी। साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है आप लोगों के, ये कहा जा रहा है कि आप लोग अच्छा करेंगे। फिलहाल ज्योतिदा, यदि दोनों फेज के मतदान को देखा जाए और जो रुझान आ रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे मतदान हुआ है जी, इतना परसेंटेज से मतदान हुआ है, इससे थोड़ा वो सरबड़ी जी बोल रहे थे वो थोड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये जो है सरवरी मुखर्जी, आपके लिए खुशी की बात है अगर ज्यादा मतदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरवरी मुखर्जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमें बताने के लिए कि आपकी पार्टी क्या करने जा रही है। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी कि सुकांत मजूमदार और राजू बिष्टा के ऊपर किस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि दोनों सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग की सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यहां से जीतकर आते हैं राजू बिष्टा तो चौथी बार यहां कमल खिलेगा। और जिस तरीके से हमने आपको बताया, गोरखालैंड की मांग वहां बनी हुई है, सुभाष घिसिंग का वहां जिक्र हुआ, और चाय के बागानों के लिए दार्जिलिंग बहुत फेमस है और अपने एक टूरिस्ट प्लेस है बहुत बड़ा, और शानदार मौसम रहता है वहां का, जिसके लिए कहा जाता है कभी भी कुछ भी मौसम अपना रूप जो है अख्तियार कर लेता है, बना लेता है।
फिलहाल वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता ज्योतिदा और भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कन्वीनर और स्टेट कमेटी मेंबर शर्वरी मुखर्जी। वेस्ट बंगाल का बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज किसी के लिए खुशी की बात है और किसी के लिए निराशा की बात है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार वोटिंग परसेंटेज में सुस्त चल रहे हैं, यह भी अपने आप में सोचने की बात है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।